आज यूपी टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जैसे कि यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर विज्ञान उनका एक सब्जेक्ट है तो उनके लिए ये एक स्पेशल क्लास है और इसमें पूरा सिलेबस 2-3 लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। तो अभी चूंकि हम बिल्कुल इनिशियल से जीरो से शुरू कर रहे हैं, जीरो से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं और जीरो लेवल से हायर लेवल तक जाएंगे। आप लोगों को जो लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व कराएंगे। तो जैसे जब सामान्य रसायन की हम बात करते हैं तो बिल्कुल हम शुरू से चलते हैं। हम बात पदार्थ से करते हैं। पदार्थ जिनको कि द्रव्य भी कहा जाता है, पदार्थ या द्रव्य। तो ये पदार्थ यानी कि सब्सटेंस इंग्लिश में अगर बोले तो, या मैटर द्रव्य। तो समझने की बात यह है कि पदार्थ या द्रव्य क्या है। तो इसका डेफिनेशन दिया गया है कि विच इज ऑक्युपाइड सम स्पेस एंड हैविंग सम मास, जिसमें कि कुछ जो द्रव्यमान होता है, स्थान द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरता है, स्थान ऑक्युपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि आप जो है इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं अपने सामने, आप बहुत कुछ देख रहे हैं, चेयर देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, बेंच देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं, कपड़ा देख रहे हैं, खुद जो है एनिमल, ह्यूमन एनिमल्स, मनुष्य हैं, जंतु हैं, बहुत जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब पदार्थ की ही श्रेणी में आते हैं, पदार्थ ही कहलाते हैं। और जो आप नहीं भी देख रहे हैं जैसे गैसेस है, धुआं तो देखते हैं, धुआं गैस है, CO2 है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें हैं, वो भी पदार्थ है, वो भी स्थान घेरती हैं। जैसे बैलून में जब भरते हैं तो बैलून फूल जाता है, उसका उदाहरण है, क्योंकि वो स्थान घेर रही है। तो जो पदार्थ है, जितने भी संसार में पदार्थ है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर फिजिकल ये क्लासिफिकेशन है, और एक है रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो अब समझने की बात यह है कि जो भौतिक आधार पे जो बांटा गया है तो वो मूल रूप से तो सब लोग जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस है। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड, इसको द्रव को लिक्विड और गैस को तो गैस ही बोलते हैं। लेकिन दो और ये माना गया बाद में, ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। और रासायनिक संगठन के आधार पे, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, ये केमिकल कंपोजिशन, ये केमिकल कंपोजिशन के आधार पर ये एक है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेज, प्योर सब्सटेंसेज, और मिश्रण, मिश्रण है, मिक्सचर। अब जो शुद्ध पदार्थ है उसको तत्व, ये तत्व को क्या बोलते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट। और यौगिक, यौगिक को क्या बोलते हैं, कंपाउंड।
तो जो एलिमेंट है, एलिमेंट का भी क्लासिफिकेशन किया गया है और एलिमेंट को हम मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइट्स में जो धातु होती है, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। और इसी तरह से यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक में बांटा गया है। तो आप समझ लीजिए कि जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, उनका जो वर्गीकरण किया गया है, जो भौतिक आधार पे किया गया है, ये पहला ठोस यानी कि सॉलिड है, दूसरा द्रव यानी कि लिक्विड है, तीसरा गैस यानी कि गैस ही है, चौथा प्लाज्मा है और पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। और रासायनिक संगठन के आधार पे जो शुद्ध पदार्थ है, जो एलिमेंट्स हैं, तो अब पीरियाडिक टेबल आप आवर्त सारणी देखे होंगे और आवर्त सारणी में लगभग 118 से ऊपर एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। उन तत्वों को जैसे कि जो एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, उसमें टोटल धातु है, अधातु, धातु, अधातु और उपधातु, ये तीनों पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो ये सब डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और यौगिक जो है, कार्बनिक और अकार्बनिक, ये बल्कि अलग अलग ये आपके सिलेबस भी बन गए हैं। अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, एक भौतिक रसायन भी है। तो उसके रासायनिक संगठन के आधार पे, और मिश्रण ये दो तरह का होता है। एक होता है समांगी, ये समांगी है, और दूसरा ये विषमांगी होता है। विषमांगी ये थोड़ा सा जगह कम है तो, लेकिन आप बोल रहे हैं तो उस आधार पे समझ लेंगे। तो कुल मिला करके आपको ये समझ में आ गया कि ये जो पदार्थ हैं, जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं या गैसेस को अनुभव कर लेते हैं, तो ये जो है भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 भागों में बांटा गया है। और रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थ है, मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ में तत्व यौगिक है और जिसमें धातु, अधातु, उपधातु है, जिसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। मिश्रण में समांगी और विषमांगी है। तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण ये अलग अलग अब टॉपिक बन जाएंगे और अलग अलग ये सारा जो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, समांगी, विषमांगी, ये कार्बनिक और अकार्बनिक, ये सब के बारे में अब विस्तृत रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अब ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो अब जैसे यहाँ पे जो भौतिक आधार पे है, तो पहला हो गया ये ठोस, ये सॉलिड है। इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे जो आकार होता है ठोस का, ये निश्चित होता है। आकार क्या होता है? आकार निश्चित होता है, निश्चित। जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर का आकार निश्चित रहेगा। जैसे इसको अब तोड़ेंगे तो आकार जरूर चेंज हो जाएगा। ये बोर्ड है, बोर्ड का भी आकार निश्चित है कि आयताकार है, गोलाकार है, इसका आकार निश्चित होता है। और आयतन भी निश्चित होता है, आयतन भी ये निश्चित होता है। जो इसका आयतन निकालेंगे आज, वही कल होगा, वही परसों होगा, वही अगर यहाँ रख देंगे तो वही होगा, कहीं रख देंगे तो वही, आयतन भी वही होगा। वॉल्यूम भी इसका डिफिनिट होता है, शेप भी डिफिनिट होता है। और ये इसमें जो है, ये जो अंतरा आणविक जो दूरियां होती हैं, ये अंतरा आणविक दूरी है, ये बहुत कम होती है। अंतर आणविक दूरी, अंतरा आणविक ये जो दूरी है, दूरी ये द्रव तथा गैस की अपेक्षा बहुत कम होती है। द्रव एवं गैस की अपेक्षा कम होती है, अपेक्षा कम होती है। और इनमें प्रबल आकर्षण बल लगता है, प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल लगता है। और
इनकी संपीड्यता सबसे कम होती है, जो मतलब दबाने पर बहुत कम दबता है। संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। मतलब ये द्रव को तो अगर किसी बैलून में भर दिए दबाएंगे तो दबेगा, गैस भी दबेगा, लेकिन अगर बालू भर दिए तो उसमें बहुत कम दबेगा। तो संपीड्यता जो इसकी होती है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। और ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर हम अब बात कर लेते हैं ये द्रव का, द्रव लिक्विड, तो द्रव का अगर बात करेंगे तो इसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित, लेकिन आयतन निश्चित होता है। और अंतरा आणविक जो दूरी होती है वो ठोस से अधिक, ठोस से अधिक परंतु गैस से कम होती है। अब इसमें जो आकर्षण बल है, इनका आकर्षण बल ये ठोस से कम, गैस से अधिक होता है। बीच का है ये, गैस से अधिक होता है। और संपीड्यता ये क्या होती है, संपीड्यता जो होती है गैस से कम होती है। तो आप समझने की बात है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस, गैस का जो आयतन होता है, आयतन एवं आकार, ये दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित। और इनका जो अंतर आणविक दूरी है सबसे अधिक होती है, अंतराण्विक दूरी सबसे अधिक होती है, माने द्रव और ठोस से अधिक होगी। उसके बाद ये आकर्षण बल बहुत क्षीण होता है, अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल सबसे कम होता है। और संपीड्यता सबसे अधिक होती है, संपीड्यता सबसे अधिक होती है। तो ये समझने की बात यह है कि जैसे ठोस है तो ठोस का क्या होता है, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। उनके बीच जो अणुओं के बीच की दूरी है वो अत्यंत कम होती है। अब जैसे आप एक चित्र के द्वारा समझ लें, जैसे मान लीजिए ये ठोस है, तो ठोस में बिल्कुल ये रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ये रेगुलर होगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। लेकिन द्रव है तो थोड़ा सा ये दूर होगा ऐसे। लेकिन अगर गैस है तो बिल्कुल ये दूर दूर होंगे, इस तरह से होगा। तो ये ठोस का हो गया, ये द्रव का हो गया, ये गैस का हो गया। तो ठोस, द्रव और गैस। अब द्रव में, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। और आकर्षण बल जो होता है अणुओं के बीच वो गैस से अधिक लगता है लेकिन ठोस से कम लगता है। संपीड्यता गैस से कम होती है और गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। अंतर आणविक दूरी सबसे अधिक होती है। अंतरा आणविक आकर्षण बल माने अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होता है, क्षीण होता है। इसी कारण संपीड्यता गैस को दबाने पर ज्यादा दबता है। तो ये तो अभी जीरो लेवल तक है ये, क्योंकि आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये दोनों चूंकि बड़ा टॉपिक है तो अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट में ये तत्व होगा, यौगिक होगा, और कैसे आयनिक कंपाउंड बनते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं, सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक, इस पे काफ़ी डिटेल्स में चर्चाएं होंगी। तो ये अभी एक तरह से फर्स्ट लेक्चर है
और ये यूपी टीसीटी पीजीटी के लिए स्पेशल उसके सिलेबस के आधार पर ही ये वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो क्लास 9-10th का ही ये एक तरह से सिलेबस है और थोड़ा सा 11-12th का है। तो आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 9, 10th, 11, 12th ये चारों का अगर सिलेबस मिक्स कर देंगे तो वही यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस होता है। तो आप जो है ये नेक्स्ट कंटिन्यूस ये सीरीज जारी होगी और इसको आप जरूर देखिए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बस इतना ही, थैंक यू।